टोटली न्यू टॉपिक है ये, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है ये। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये टोटली नया है और इसे सेमेस्टर 3 में लैपलेस ट्रांसफॉर्म स्टार्ट। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इससे पहले एक जनरल बात हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म समझ गए इस पेपर का सिलेबस? कॉम्प्लेक्स नंबर, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यही 3 पार्ट है। तो देखिए सबका एक जनरल नाम यहां लिया जाता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म भी होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये सब क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें किसी फंक्शन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना, और फंक्शन का फॉर्म भी चेंज कर जाएगा और वेरिएबल भी चेंज कर जाएगा थ्रू इंटीग्रेशन। फंक्शन का इंटीग्रेशन करके आप उसका फॉर्म को चेंज करोगे और उसके वेरिएबल को चेंज करोगे। इसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या है इस ट्रांसफॉर्म का? जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है, फिजिक्स में। और जहां जहां पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब डिफरेंशियल इक्वेशन आता है टाइम के फंक्शन में, तो टाइम इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, उसको हैंडल करना, उससे रिलेटेड ग्राफ सब को हैंडल करना, वेव फॉर्म को हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। जब उस टाइम फंक्शन को डिस्क्रीट फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन को कोई डिस्क्रीट फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, यानी फिजिक्स में वो आएगा आपको फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम वेरिएबल फंक्शन को फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना। टाइम इज कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंसी इज डिस्क्रीट, म्यू, 2 म्यू, 3 म्यू, ऐसे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ज्यादा आसान होता है फिजिकल सिचुएशन को डिस्कस करना। फिर उस फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फंक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो टाइम वेरिएबल फंक्शन में। कोई टाइम वेरिएबल फंक्शन को एनालाइज किया जाता है, वो टफ होता है। यदि उसको कन्वर्ट कर ले हम फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में और तब एनालाइज करेंगे तो वो आसान होता है। ये चीज आपका ग्रेजुएशन लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जरूरत नहीं पड़ेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का। एमएससी लेवल का जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब पढ़ोगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ग्रेजुएशन लेवल में कहीं पर आपको कोई ऐसा फिजिकल सिचुएशन नहीं मिलेगा जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगा। ये एमएससी लेवल सब में जरूरत पड़ता है। और क्या जरूरत पड़ता है? तो टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। टाइम फंक्शन का एनालिसिस टफ होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है टाइम। अब फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फंक्शन होता है, तो उसको समझना आसान होता है प्रोवाइडेड दैट टाइम फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे हम लोग टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो वही ये मैथमेटिकल टूल है, ट्रांसफॉर्मेशन करके, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म करके टाइम को, फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब फिर बाद में फ्रीक्वेंसी फंक्शन को टाइम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसका भी एक मैथमेटिकल टूल है जिसको इनवर्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। वो भी करेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी देखना है। तो और मैथमेटिकली समझो एप्लीकेशन, यदि इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन, तो मेन एप्लीकेशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने में, आईवीपी जिसको बोलते हैं,
जिसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देता है और कुछ कंडीशंस दे देगा कि y एट t बराबर 0 इज इतना, y डैश एट t बराबर इतना इज इतना, तब बोलेगा इसको सॉल्व करने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोला जाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और जब कोई कंडीशंस नहीं दिया तो जनरल सॉल्यूशन करने बोला तब आपको नहीं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने देगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या, y का वैल्यू दे देगा कोई टाइम पर, y डैश का वैल्यू यानी dy बाई dx का वैल्यू दे देगा एट सर्टेन टाइम पर, तब बोलता है कि इसको सॉल्व करो। तो उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ये एक टेक्निक है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मेन एप्लीकेशन इसका ये टू सॉल्व डिफरेंशियल IVP। फिजिक्स में भी यही काम है इसका। फिजिक्स में भी क्या होता है, लास्टली फिजिकल कंसेप्ट को यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनता है, नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनाते हैं हम लोग फिजिक्स में भी, चाहे वो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सर्किट सॉल्व करते हो, वहां भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। चार्ज के टर्म्स में इस सब टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन d2q बाई dt स्क्वायर प्लस समथिंग dq बाई dt, ये q चार्ज हुआ, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सर्किट सॉल्व करना हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम हो या मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो, मैकेनिक्स में तो समझिए रहे खूब डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन है या फोर्स्ड वाइब्रेशन है, तो वो सब से तो रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो वहां भी लैपलेस इक्वेशंस आता है, वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, del 2v बराबर 0। ये भी तो क्या है, ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इवन इफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम्स को देखोगे तो वहां भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो मैनी फिजिकल सिचुएशन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हैंडल होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही जनरली सब मेथड सब जानते हैं। और यदि हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सब होगा तो फिर वो सब मेथड टफ हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे आप उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन सब सॉल्व कर सकते हो। तो चले, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म भी होता है। कोई भी ट्रांसफॉर्म मींस वन, एक कोई एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में फंक्शन को कन्वर्ट करना। ऐसा क्या फायदा होता है, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करोगे ना तो क्या होता है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अलजेब्राइक इक्वेशन हैंडल करना इजी होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फिर उस अलजेब्राइक इक्वेशन से फिर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर आ सकते हो इजीली। मेन जो फायदा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन converted into algebraic function which can handle easily। हम लोग को ओनली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म देखना है, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म नहीं देखना है। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग तो समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। तो देयर आर मैनी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, बहुत है, करीब 50 को होगा। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली दो ही तो इंपोर्टेंट होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ऐसे कुछ नाम हम और ले लेते हैं, हंकेल ट्रांसफॉर्म है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, लेबनिज ट्रांसफॉर्म है,
बहुत बहुत ट्रांसफॉर्म है, करीब 50-60 ट्रांसफॉर्म है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज होता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस को हैंडल करने में। तो ओनली 2 ही तो देखना है, ऐसे ए नंबर ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। देयर आर ए नंबर ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म out of which 2 integral transform एक फूरियर और दूसरा लैपलेस। is most important in physics। अब एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का, कोई फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, किसी फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करना है। तो मान ले एक फंक्शन, जनरली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है तो एफ टी टाइम वेरिएबल का ही फंक्शन लेके चलेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स का बुक देखोगे तो एक्स भी लेके चल सकता है, एफ एक्स। हम लोग टाइम के टर्म्स में ही बात करें और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें, क्योंकि फ्यूचर में इसी की जरूरत पड़ता है आपको, टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। इसकी तो कंसीडर ए फंक्शन एफ टी, देन its integral transform is represented by I, और ऐसा ब्रैकेट देना, इस तरह का ब्रैकेट देना, और इसके बगल अंदर में वो फंक्शन लिखना, इस तरह का ब्रैकेट। ये रिप्रेजेंटेशन आई मींस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, और इस तरह का ब्रैकेट देके वो फंक्शन लिखना है, फंक्शन एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये मीनिंग समझेंगे इस सिंबल का, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। रीड एज, इसको रीड करेंगे हम लोग, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, I एफ टी is equal to T1 to T2, integral from T1 to T2 वो फंक्शन एफ टी इंटू एक फंक्शन, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, के से डिनोट करेंगे उस फंक्शन को, और के जो होगा, ये जो के फंक्शन एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली एस से डिनोट करेंगे,
आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो लोग एस एस डालता है, म्यू नहीं डालता है, एस डालता है वो लोग। एस को फ्रीक्वेंसी समझना फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये फंक्शन है के इंटू डी टी। ये डिफिनीशन हुआ, यही एक्सप्रेशन डिफिनीशन हुआ कोई फंक्शन एफ टी का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए। ये जनरल डिफिनीशन, चाहे वो कोई भी इंटीग्रल, वो जो 50-60 को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोला, सब के लिए ये एक जनरल डिफिनीशन है। लेकिन फिर जब स्पेशल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कुछ चेंजिंग करते जाएंगे। इसका किस चीज में चेंजिंग होते चलेगा, डिफरेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो पहले तो ये सिंबल चेंज करते जाएगा। जब फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो इस आई की जगह एफ डालेंगे, कैपिटल एफ। जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो इस आई की जगह कैपिटल एल डालेंगे। हंकेल ट्रांसफॉर्म पढ़ा जाता है तो यहाँ पर एच डाला जाता है। तो इस सिंबल में चेंज होते रहेगा। दूसरा चेंजिंग, इस लिमिट में चेंजिंग होते रहेगा, इस लिमिट में चेंजिंग होते रहेगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म के केस में ये 0 to इंफिनिटी होता है। और ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है के एस टी, इसमें चेंजिंग होते रहेगा। ये तीन चीज चेंज करते रहेंगे डिफरेंट ट्रांसफॉर्म में, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में। ये जनरल डिफिनेशन किसी भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, इतना एक्सेप्ट हो गया? हाँ सर। यस सर। तो हम लोग इस फंक्शन के एस टी जो है, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नेल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। हियर फंक्शन एफ टी के एस टी, हियर फंक्शन के एस टी इज कॉल्ड कर्नेल of integral transform. And for different integral transform, ये फंक्शन डिफरेंट होगा। For different integral transform, this function will different अभी हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं। इसके लिए ये फंक्शन होता है e टू दी पावर माइनस एस टी। फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये के एस टी बराबर e टू दी पावर माइनस एस टी। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये फंक्शन है e टू दी पावर माइनस एस टी फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फुल फॉर्म जो अब हम लोग लिखेंगे, दस लैपलेस ट्रांसफॉर्म is defined by, क्या बोला था, इस I में चेंजिंग करना, I की जगह L लिखना, और कोई फंक्शन एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, एल एफ टी और ये ब्रैकेट, एंड ये लिमिट 0 to इंफिनिटी, ये भी लिमिट भी चेंज करते रहेगा फॉर डिफरेंट ट्रांसफॉर्म।
फूरियर ट्रांसफॉर्म में 0 to π/2 वहां एंगल होता है वो, और e⁻ kst की जगह e⁻−st, और वो फंक्शन ft dt। ये हुआ डिफिनीशन ऑफ लैपलेस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। लैपलेस, इसमें s ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज s ग्रेटर देन 0। ऐसे भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं होता है। एंड टाइम तो समझ ही रहे हो, टाइम इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अभी तो s को ग्रेटर देन 0, कभी s को ग्रेटर देन a भी बोलेंगे, वो बाद में आएगा, जो फंक्शन आएगा तो देखना। a से ग्रेटर और a इज ए पॉजिटिव, तो 0 से ग्रेटर, हमेशा s को 0 से ग्रेटर होना है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी निगेटिव होना नहीं है। ये डिफिनीशन, ओरिजिनल डिफिनीशन लैपलेस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, वो पूछा जाता है आपसे, स्ट्रिक्टली पूछा जाता है वो। अब फिर बाद में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज करना है आपको, उस प्रॉपर्टीज सब बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये जो छोटा छोटा अभी एलिमेंट्री फंक्शन का कर रहे हैं, देखो अभी तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके कुछ फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। बाद में फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, तो वहां पर फिर इस फॉर्मूला को यूज करके नहीं निकालना है ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज पर क्यों रहे, प्रॉपर्टी को यूज करके निकालेंगे। हमेशा ओरिजिनल डिफिनिशन से इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालें, ये ऐसा नहीं होना है। कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका आपको इसी से फाइंड करना पड़ेगा, और फिर बाद में कोई बड़ा बड़ा फंक्शन आएगा लंबा लंबा पर, तो फिर उस सब के लिए प्रॉपर्टी यूज होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे अब यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, और ये स्ट्रिक्टली पूछा जाता है आपको, ये सबको बेसिक मत समझना। और से तो 10 गो ऑब्जेक्टिव भी पूछने लगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन अब डालने लगा एग्जाम में। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे इफ एफ टी इक्वल टू 1, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है L1, लिख सकते हो एफ टी की जगह 1, ये 1/s होता है। अब कैसे, ये इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड करना। सर तो एस क्या होगा वहां पे सर, एस क्या है, क्या डिनोट कर रहा है? ये एफ, एस एस सर 1/s। एस ना, एस जो दिए। हाँ एस सर। एक बात सुनिए, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन को कैपिटल एफ लिख सकते हो, एस के फंक्शन में आएगा ना। अरे टी का ये जो लिमिट डाला गया, आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? टाइम के टी के रिस्पेक्ट में। टाइम का। ये सर टाइम ये लिमिट किसका होगा? टाइम का। टाइम का, ये सर। तो जब टाइम का वैल्यू डाल दिए तो एस तो रहेगा ही ना। हाँ सर एस रहेगा। फाइनल फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, वो किस वेरिएबल में आएगा? सर एस का वेरिएबल, एस वेरिएबल में आएगा। वही तो बोल रहे हैं, टाइम फंक्शन को कन्वर्ट कर किया हम लोग एस फंक्शन में। एस जनरली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अच्छा, तो एफ लिख दो, और कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ नहीं डालना।
क्या टाइम के वेरिएबल में जब था फंक्शन, तो जो फंक्शनल रिलेशन था एस वेरिएबल में आएगा तो भी क्या वही फंक्शनल रिलेशन होगा? नहीं, नहीं ना। क्या सर, एक बार फिर से? टाइम वेरिएबल में जब था फंक्शन, तो जैसा फंक्शनल फॉर्म था, जब इंटीग्रेशन कर दोगे उस फंक्शन को, टाइम वाले को, इससे मल्टीप्लाई करते हुए इस लिमिट में, तो क्या फिर मान लो साइन साइन 80 था, तो एफ टी की जगह साइन 80 डाला। अब इंटीग्रेशन करोगे तो फिर फाइनली साइन साइने में आएगा? नहीं सर, चेंज हो गया सर क्लास में। फंक्शन का फॉर्म भी चेंज कर जाएगा। एक तो वेरिएबल चेंज करेगा, टी से एस में आएगा, और दूसरा फंक्शन का चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर, कॉस में हो जाएगा। हाँ, इसलिए देखो, जब टी वेरिएबल में था तो स्मॉल एफ से डिनोट किया था फंक्शन को, जब एस वेरिएबल में आया तो कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो ये जो आप पूछे कि एस क्या है, क्या किया हम इस फंक्शन को का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आप निकालोगे किसी भी फंक्शन का, देखो एल एफ टी इक्वल टू एफ एस, आया वही है यहाँ। ये फंक्शन एफ टी इतना था, इसका लेप्लेस ट्रांस एस के फंक्शन में आया क्या? यस सर। हाँ सर, एस के फंक्शन में आया वो, क्योंकि अब टाइम के लिमिट रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एस के फंक्शन में आएगा। तो वन बाय तो वन, जब जब एफ टी की जगह वन रखेंगे, एफ टी की जगह, तो ये एफ एस की जगह वन बाई एस आएगा। एफ एस की जगह वन बाई एस, यदि एफ टी की जगह वन रखते हैं। तो चलिए इसका देखिए सॉल्व करने। आप फंक्शन एफ टी की जगह वन डाल रहे हो, तो इधर भी फंक्शन एफ टी की जगह वन डालोगे, ई टू दी पावर माइनस एफ टी की जगह वन डाल देना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना ई टू दी पावर माइनस एस टी का, ई टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय कितना, माइनस एस लिमिट 0 टू इंफिनिटी। एक बार इंफिनिटी लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट लिमिट डालिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ई का पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ई का पावर टी की जगह इंफिनिटी डाल रहे हैं, ई का पावर माइनस इंफिनिटी 0, ई का पावर माइनस इंफिनिटी 0। एक काम करो ना, -1/s को बाहर निकाल दो, ये ई का पावर माइनस इंफिनिटी और माइनस ई का पावर 0 दिखाई दे रहा है ना वहां तक? हाँ दिख जाएगा। हाँ सर, हो गया, थोड़ा सा कट रहा है सर, लेकिन चल जाएगा। लिमिट डाल रहे हैं, उसमें क्या किया, -1/s को बाहर निकाल लिया। अब एक बार t की जगह इंफिनिटी डाला, फिर एक बार t की जगह 0 डाला। ये -1/s, e का पावर माइनस इंफिनिटी 0 और e का पावर 0 1, दैट इज कितना, 1/s। कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है जिसको हम लोग इस इंटीग्रल, जो ओरिजिनल डिफिनीशन है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का, उसी से फाइंड करना है उस सबको। ये हो गया, एफ टी 1 हो तो उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s। ये दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन है, वो एफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर 80, फिर एफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर -80। अभी आप ई टू दी पावर 80 का करो, तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80
0 to infinity e to the power minus st तो डिफिनिशन में है, और ये फंक्शन ft की जगह e to the power at, तो इसको फिर यहां पर एक चीज आप e का पावर a माइनस s भी लिख सकते हो ना। हाँ सर, a माइनस एस इंटू टी। ऐसे मत करना। क्यों ऐसे नहीं करना, पहले करके देखिए क्या प्रॉब्लम होने जा रहा है। सो अब करके देखिए, पहले ये लिखना नहीं अभी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये e टू दी पावर a माइनस एस टी बाई a माइनस एस, t का वैल्यू इन्फिनिटी रखिएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट भी होने का पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट नहीं होना है। इन्फिनिटी को जनरली फिजिक्स में अनडिफाइंड बोलते हैं। ऐसे भी आप फंक्शन पढ़ते थे, डोमेन रेंज पढ़ते थे, तो वही डोमेन सेलेक्ट करते थे जिस पर रेंज का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आवे, इमेजिनरी नहीं आवे। याद आ रहा है कैलकुलस में? हाँ सर। कैलकुलस में ये था ना, डोमेन रेंज निकालना फंक्शन का, तो वही एक्स का वैल्यू ओनली लेते थे हम लोग जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, इमेजिनरी नहीं हो, रियल हो, और रियल में भी इन्फिनिटी नहीं हो। तो इसलिए ऐसे नहीं करना। कहीं s का वैल्यू यदि a यदि s से ग्रेटर हो गया, a यदि s से ग्रेटर हो गया, ये फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। a यदि s से कम होगा तो चलेगा, ये भी तो चलता, ये भी चलता, लेकिन जनरलाइज बात करना है तो आपको ऐसे चलना पड़ता है। यहाँ पर इसमें माइनस को कॉमन करके रख लो आप, माइनस एस माइनस ए टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करना तो ये e टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी बाई एस माइनस ए, और ये पुट करोगे 0 टू इंफिनिटी, माइनस साइन को बाहर रखना है कॉमन में। तो इन्फिनिटी लिमिट डालिएगा, ये 1 बाय एस माइनस ए को तो कॉमन कर दो। इन्फिनिटी लिमिट आएगा तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ई का पावर माइनस ई का पावर 0, तो ये हो जाएगा कितना? अरे यहां पर माइनस में इतना ना, दैट इज ये 1 बाई एस माइनस ए, 1 बाई एस माइनस ए। अभी फाइंड कर रहे हैं इसको हम लोग, ये पूछा भी जाता है और इसको बाद का क्वेश्चन सब के लिए याद भी रखना होगा। ये सब रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे बाद में हम लोग। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने का, उसमें ये सब रिलेशन को डायरेक्टली यूज करना है। तो ये हो गया। फिर अभी करते चलो, एक जगह हम सब रिजल्ट को लिख देंगे कि फंक्शन क्या था तो क्या आया था उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसी में सर यदि वैसे इसका यूज क्या है सर? सर वैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है सर वैसे फिजिकल? वही तो शुरू में डिस्कस किया, मेन यूज है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स। ये वेरिएबल भी रख सकते हो, यहाँ पर चलेगा
ये सब चलेगा आपको। वेरिएबल जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला ही डिफरेंशियल इक्वेशन हो, नहीं वेरिएबल हो चलेगा। सेमेस्टर 1 में हाँ वन सर। की वही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे जिसके पीछे कांस्टेंट होता था, dy बाई dx के पीछे कांस्टेंट वाला था वो। ये वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पर कोई फंक्शन। अभी मान लो ना कांस्टेंट दे रहे हैं हम, +4y बराबर 0। और एक बात लिख दे, यदि हम यहाँ, अच्छा यहाँ 0 नहीं भी हो सकता, इनहोमोजीनियस भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हो। मतलब ये कुछ कंडीशंस गिवन हो, गिवन दैट y0 इक्वल टू समथिंग एंड y डैश यानी dy बाई dx एट 0 इज इक्वल टू, इस तरह का कुछ मेंशन किया गया हो, समझे? हाँ इस सर। तरह का कुछ, मैं इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो उसमें कितनों टफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ क्यों नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर का वो इजीली सॉल्व होगा इस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से। करेंगे, देखिएगा करेंगे तो। मेन यूज ये है, मैं फिजिक्स में भी यही यूज है। फिजिक्सों में क्या है, कुछ भी करते हो लास्टली एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही पहले बनाते हैं, चाहे मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रॉब्लम हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व कहां से करेंगे, तो ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करके। नहीं, फिजिक्स भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, बहुत जगह आता है। तीसरा, ये जो e टू दी पावर 80 लिया था, इसी में आप e टू दी पावर -80 लेता तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आता e टू दी पावर -80 का 1/s प्लस a आता। यहां पर ब्रैकेट में एगो बात देना, s इज नॉट इक्वल टू a, के बराबर हो जाएगा, फिर इंफिनिटी हो जाएगा ये। चौथा चलिए कीजिए, यदि फंक्शन में sin 80 या cos 80 हो, पहले sin 80 का देखो, sin 80 का देखिए। ऐसे तो अब यदि ओरिजिनल सेटिंग करें, यदि फॉर्मूला में सेट करें इसको, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन sin 80, ये तो ऐसा दिखेगा 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर -st sin 80 dt। कुछ नहीं सुझाई देगा तो इसको u इंटू भी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड है उससे चल जाओगे तो लंबा जाएगा ये इंटीग्रेशन, बहुत टफ इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। लेकिन अभी एक e टू दी पावर 80 वाले का किए हो ना, उसको यदि उस प्रॉपर्टी को यूज कर लो तो ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। एक ये भी फायदा है इसका, इंटीग्रेशन टफ इंटीग्रेशन को आसान कर देता है। धीरे धीरे जब प्रॉपर्टी सब इसका यूज करने चलेंगे तो ऐसे सिंपली एक प्योर मैथमेटिक्स के टीचरों को ये बोले कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, शायद नहीं भी बन सकता है, क्योंकि e टू दी पावर st आ रहा है। कितनों बार इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन ये हमेशा आते रहेगा, ये हमेशा आते रहेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो कर रहे हैं आप, वो कहीं इंडी नहीं होगा। और अभी तब कैसे होगा सर? आए, तब कैसे किया जाएगा इसको? हाँ, अभी e टू दी पावर 80 या -80 का किए थे ना लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, उसका यूज कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन तुरंत सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे,
आप ये रिलेशन यूलर इक्वेशंस तो जानते हैं ना, e टू दी पावर आई e टू दी पावर आई एक्स हो तो लिखते हो ना आप, ये cos x प्लस i sin x। आई साइन एक्स, यस सर। सिमिलरली e टू दी पावर i at हो तो इसको लिखोगे cos at प्लस i sin at, एंड e टू दी पावर माइनस i at इसको cos at माइनस i sin at। आप क्या कीजिए, e टू दी पावर i at में सब्सट्रैक्ट कर दो e टू दी पावर माइनस i at को, तो ये 2i sin at हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2i sin at, इसलिए sin at इक्वल टू e टू दी पावर i at माइनस e टू दी पावर माइनस i at बाई 2i। तो अब आप इस इंटीग्रल में फिर क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर ये e टू दी पावर माइनस एस टी और यहाँ पर इस साइन एटी की जगह उतना सब्स्टिट्यूट कर देना, e टू दी पावर आई एटी e टू दी पावर माइनस आई एटी बाई 2i इंटू डी टी, 0 टू इंफिनिटी। फिर ये 1/2i, इसका इससे एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखो सुनो, ये इंटीग्रेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि भी एगो था मेथड, भी एगो था, लेकिन इतना और छोटा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। कैसे, अब इसी में क्या करो, दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा दो, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड। दोनों साइड इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म अटैच करना है, तो ये छोड़ दीजिए, ये तो था ओरिजिनल मेथड था, ये ऐसे जा सकते थे, ये साइन एटी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते तो दूगो इंटीग्रल बनता, यदि उस मेथड से चलते तो। अच्छा इसको पहले कर, ये याद आ गया, तो ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है, उससे भी छोटा सॉल्यूशन इसका है, ये कर लेने दीजिए, तो फिर उसमें बताते हैं आपको। दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, लेफ्ट साइड लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये दिखेगा, और राइट साइड लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो 1/, अच्छा लैपलेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड अभी बोले थे ना, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज आएगा, पहला ही प्रॉपर्टीज आएगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या है कि दो फंक्शन, 2, 4, 5 फंक्शन का सम हो तो उसमें उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो होता है सब इंडिविजुअल फंक्शन के लैपलेस ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, दो फंक्शन का सम या सब्सट्रैक्शन है, ये इधर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाया तो इधर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाने जा रहे हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो है e टू दी पावर आई एटी माइनस e टू दी पावर माइनस आई एटी, और यहां पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का कहना है कोई कांस्टेंट हो तो बाहर कर लेना, ये 1/2i को बाहर कर लो, कोई फंक्शन थोड़ी है, फंक्शन थोड़ी है 1/2i। तो यहां पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कि दोनों फंक्शन का अपना अपना लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर देना है, बीच में जो साइन है वो साइन डाल देंगे, ये प्रॉपर्टी है, यहां बगल में लिख दीजिए नीचे, फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म।
ऐसा एक्चुअली लिनियरिटी प्रॉपर्टी कि दो फंक्शन है एफ टी प्लस माइनस जी टी, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस माइनस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। यही लिनियरिटी प्रॉपर्टी है। Laplace transform of summation of these two function is equal to Laplace transform of individual function। ये लिनियरिटी, यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर दिया, दोनों साइड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किए तो ये तो हो गया, ये 1/2i e टू दी पावर i a t का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म अभी अभी निकाला था, e टू दी पावर a t का निकाले थे ना, उतार लिए यहां तक? हाँ सर उतार लिए हैं। बिठाते हैं इसको। नीचे को नहीं सर, रुकिए। हो गया? यस सर। बताओ, अभी कुछ देर पहले हम लोग e टू दी पावर a t का निकाले थे, जो 1/s माइनस a आया था, e टू दी पावर माइनस a t का 1/s s प्लस a आया था। तो यहां खाली e टू दी पावर a t तो नहीं है, e टू दी पावर i a t है। अरे ये कौन है? t का कोएफिशिएंट को s में से घटा देना। e टू दी पावर a t वाले में t के पीछे a था तो 1/s माइनस a किया, यहां पर t के पीछे i a है तो यहां पर s माइनस i a करना, यानी इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस i a। समझे इस बात को? क्या बोला? हाँ सर समझ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/s प्लस i a। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये सब सॉल्व होके क्या आएगा, ये 2i कट जाएगा, ये नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ये 1/2i s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना? इसका एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर में आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर खुद -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा बीच में। यहाँ ये s प्लस आई ए माइनस s प्लस आई ए, ये 2i कैंसिल, दैट इज ये फाइनली a बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आया लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। दस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी ये आया a बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे मैथमेटिकली बात होता तो 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी साइन ए टी का ही वैल्यू आया, इसी इंटीग्रल का वैल्यू आया कहो तो, यानी इंटीग्रेशन कर दिया आप। सिमिलरली cos ए टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, मिटा दें इसको, cos ए टी का करोगे ना तो s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा,
ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो भी नंबर है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT s बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका भी उसी मेथड से करना है। वहां पर क्या किए थे हम लोग, साइन 80 का वैल्यू निकाला था e टू दी पावर i80 माइनस e टू दी पावर माइनस i80 बाई 2 आया था। इसमें क्या करना, आपको cos 80 चाहिए, cos 80 हाँ, यस सर e टू दी पावर माइनस i80 यहां ऐड करना, घटाना नहीं। यहां पर देखिए e टू दी पावर i80 में cos 80 या प्लस वो i sin 80, i टू दी पावर माइनस i80 में cos 80 माइनस i sin 80। तो ऐड करोगे ना तब ना ये बचेगा, वो कैंसिल होगा। हाँ सर यहां नीचे 2i नहीं आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा। ये दोनों को ऐड करना, अब फिर सॉल्व करना उसी तरह से। cos 80 का इतना आ जाना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे t टू दी पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, साइन h80 का, cos h80 हाइपरबोलिक, ये सब तब तक देखना अपने से। साइन h80 cos h80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म t टू दी पावर n का। तो इतना ना हम लोग का बेसिक हुआ, एलिमेंट्री हुआ।